केंद्र में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया। रक्षित विषयों प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय व जनजाति क्षेत्र आदि का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उन पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना यह दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। प्रथम जस्टिस M.R. जैकब एवं दूसरा जस्टिस M.S. सुल्तान। शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में यथा संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय तथा संवर्ती सूची 36 विषय में किया गया। अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंप दिया गया था। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद एक स्थायी सदन था। निम्न सदन विधानसभा थी। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए संघ शासन की स्थापना, जिसमें भारतीय नरेशों के राज्य सम्मिलित थे, एक संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय प्रणाली आदि की स्थापना की गई, परंतु इसमें अनेक दोष थे। वास्तविकता में व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। इसी प्रकार भारतीय मंत्री गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशेष अधिकारों के कारण अशक्त थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले की भांति विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त उसमें ऐसा कोई उपप्रबंध न था जिससे गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते। इस प्रकार प्रांतीय स्वशासन की स्थापना केवल नाम के लिए थी और एक सीमित क्षेत्र में भी भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेशों आदि ने इस व्यवस्था का विरोध किया। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई। उसने 6 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मुंबई में अपनी सरकार बनाई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। कुल 3 प्रांतों पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम तथा सिंध में मिलीजुली सरकार गठित की गई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार का गठित हुई थी। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार में मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत एवं विधि तथा न्याय मंत्री KN काटजू थे, जबकि वित्त मंत्रालय रफी अहमद किदवई को दिया गया था। लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया।
बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया तथा कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। ध्यातव्य है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसमें उसका साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकतावश ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथ को वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस विचारधारा के पोषक गांधी जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। क्रिप्स मिशन 1942 भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जा सकता। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भारत भेजा। क्रिप्स ने यह प्रस्ताव किया कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए थे। गांधी जी ने प्रस्ताव का बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना किया। गांधी जी के शब्दों में कुछ और शब्द जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक की संज्ञा दिया। वेवेल योजना एवं शिमला समझौता। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया। वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 4 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल योजना, दी वेवेल प्लान कहा जाता है। इसकी प्रमुख बातें अधोलिखित प्रकार से थीं यथा केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946 द्वितीय विश्व युद्धोपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली
सरकार बनी। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था, को मार्च 1946 को भारत भेजा। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, जो वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे। मान्यता प्राप्त समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम, सिख। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति, जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित होगी, एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 देशी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों 292 प्लस 4 का संप्रदाय के आधार पर विभाजन इस प्रकार था। सामान्य 213, मुसलमान 79, सिख 4। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जातियों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। परिषद अंतरिम मंत्रिमंडल, लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, बलदेव सिंह रक्षा, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, सी.एच. भाभा कार्य, खान बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली वित्त लीग, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, गजानफर अली खां स्वास्थ्य। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। परिषद के 3 सदस्यों सैयद अली जाहिर, शरद चंद्र बोस तथा सर साफत अहमद खां को मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 15 हो गई। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। संविधान सभा गठन। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर हेनरी मेन ने किया था, परंतु उसका व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक, स्वराज्य बिल
में होता है। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतया स्वीकार किया, परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी के प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से तथा से एवं 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे। जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 प्लस 4 कमिश्नरी स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को, एक सीट यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख, गैर कांग्रेसी और साम्यवादी को प्राप्त हुए। 8 स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए। इस प्रकार संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पी.एच. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट कांग्रेस के एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराई गई, जहां से वे उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए। संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए। माउंटबेटन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक से अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि इस योजना की पुष्टि के लिए 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया। योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी तथा भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया, अतः ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम द्वारा अधोलिखित प्रावधान किया गया। 15 अगस्त 1947 को
2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोनों देशों के लिए अलग-अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट होगी। ब्रिटिश क्राउन का देशी रियासतों पर से प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया तथा भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया। दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम व गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। 4 सदस्य इन आयोगों में 2 सदस्य कांग्रेस के तथा 2 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल थे। दोनों राष्ट्र अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से पृथक होने का अधिकार होगा। पूर्वी बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग को भारत में सम्मिलित होना था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14 व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नामक 2 डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। अतः 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेट का था। भारतीय संविधान का निर्माण ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक अलग वीडियो बना करके उसे देखेंगे। तो भारतीय संविधान का निर्माण हम एक अलग वीडियो में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।